हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कोई भी रिएक्शन है N1A, N2B, N3C, N4D, इसका हम लोग रेट लॉग लिखना सीखे थे। रेट लॉ बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर Y, जहाँ पर X इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, कंसंट्रेशन ऑफ A, Y इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसका हम लोग रेट लॉ भी लिखना सीखे थे। सॉरी, रेट लॉ तो हम लोग लिखे लॉज ऑफ मास एक्शन के बेस पे। लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे हम इसका रेट लिखना सीखे थे। K इंटू A का पावर N1 एंड B का पावर N2। यहाँ पर हम लोग N1 और N2 लिए हैं। N1 क्या है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। N2 क्या है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब लॉज ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। रिएक्टेंट के एक्टिव मास मतलब कितना रिएक्टेंट है जो एक्चुअली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनाता हो, मतलब अगर रिएक्टेंट लेंगे तो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना दे, मतलब प्रोडक्ट में जाने के लिए एक स्टेप ही ले, एक से अधिक स्टेप नहीं ले, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन in which reactant take single step to form product is called elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना ले, मल्टीपल स्टेप्स नहीं ले। रिएक्शंस का क्या है? रिएक्शंस बहुत सारे स्टेप्स में होता है, तो अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, अगर हम इसका N1A, N2B अगर प्रोडक्ट बनाता है N3C और N4D। N1 N2 क्या है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका हम लोग रेट लॉ एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए हुए। रेट लॉ इसका लिखने का तरीका हो जाएगा K इंटू A का पावर
N1 B का पावर N2। यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाला बात ये है कि जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस का, अगर हम लोग को क्वेश्चंस में दिया हो, याद ध्यान ये रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चंस में अगर दिया हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बना रहा है, तब हम लोग इसका रेट लॉ जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उसके पावर पे लिख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन का पावर उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई लिखते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही लिख सकते हैं। इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री है, ये गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग अपने मन से किसी भी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेस कर सकते हैं ईजिली, क्वेश्चन में ये गिवन होगा। ठीक है, हमने यहाँ लिख सकते हैं कि रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एलिमेंट्री रिएक्शन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम लिखेंगे ना, रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस इन एलिमेंट्री रिएक्शन बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, इट्स स्टोइचियोमेट्री, मतलब इसकी स्टोइचियोमेट्री को ही हम लोग इसके पावर में लिख सकते हैं। इसी का हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N1 प्लस N2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट टेक सिंगल स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जो एक ही स्टेप ले प्रोडक्ट बनाने में उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही इसका पावर हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ए का ऑर्डर हो जाएगा N1 और बी का ऑर्डर हो जाएगा N2। ठीक है, अब लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। complex reaction, it takes more than one step to form product. It takes more than one step to form product. एक से अधिक स्टेप लेता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका एग्जांपल हम देते हैं, मान लेते हैं NO प्लस PR, NO BR। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इसका स्टेप 1, ये मान लीजिए 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम पहले लिखते हैं कि NO क्या हो रहा है, Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NOBr2। स्टेप 1 K1 रेट से, ठीक है। और स्टेप 2 फिर ये NOBr
वापस से रिएक्ट कर रहा है NO के साथ, NOBr2 बना ले रहा है, ठीक है। ये K2 रेट से कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, 2 स्टेप में ये प्रोडक्ट बना। और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या हो रहा था, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये मल्टीपल स्टेप लिया, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका ये अगर हमको पता चल जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पता चल जाए कि उसमें कितने स्टेप्स है, अगर उसका स्टेप्स का जानकारी हो जाए तो हम उसका हर स्टेप्स का रेट अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। हर स्टेप का हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। अब इसका अगर हम रेट लिखना चाहे तो यहाँ पर हो जाएगा K इंटू NO का पावर, यहाँ पर कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1, ठीक है, और Br2 का पावर 1, ठीक है। यहाँ इसका रेट लॉ हम इसके डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस की तरह बिहेव करेगा। इसका हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर हर स्टेप इसका एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा तो हर स्टेप का अलग रेट लॉ हम लोग लिख सकते हैं। K इंटू NO Br का पावर 1, NO का पावर 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अगर हम इसका निकालना चाहें तो, अगर ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, इसका अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट को ऐड कर देता है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 2, इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ये एक स्टेप का हुआ है, ये एक स्टेप हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम स्टेप्स वाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले। अगर हमको ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो गया, उसका स्टेप्स पता चल जाए, तो इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 2 + 2 4 कर देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 + 2 हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्री रिएक्शंस का निकाल सकते हैं, जिसका हमको पता चले कि वो सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर हर स्टेप्स को हम एज एलिमेंट्री रिएक्शन ट्रीट करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं, नोट बना सकते, each step of complex reaction is an elementary reaction, ठीक है। each step of complex reaction is an elementary reaction, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप का रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बना, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा स्टेप ले प्रोडक्ट बनाने में। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल से एक्सप्रेस किए कि एक से अधिक स्टेप्स ये लिया। तो इसका जब भी हम लोग रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसके पर स्टेप्स का रेट एक्सप्रेस करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इसका रेट हम इसके पूरे रिएक्शंस का डायरेक्टली लिख लेंगे। पूरे रिएक्शन का रेट हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, देखिए। इससे पहले हम थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कोलिजन थ्योरी हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो रिएक्टेंट स्पीसीज़ है, मान लेते हैं A है और B है, ये कोई रिएक्ट कर रहा है, तो
ए और बी जब भी प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करेगा तो ए और बी आपस में क्लोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। ए और बी का क्या होगा? कोलिजन होगा। अब ए चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में कोलिजन करेगा और इफ़ेक्टिव कोलिजन करना चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट बनाने के लिए टकराएगा, ए और बी आपस में टकराएगा और टकरा कर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूल या जितना एटम या जितना आयंस आपस में टकराता है एक ही टाइम पर, जितना मॉलिक्यूल्स, जितना एटम या जितना आयंस एक ही टाइम पर टकरा कर प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी। जितना मॉलिक्यूल, जितना एटम्स या जितना आयंस आपस में एक ही समय पर टकराता है उसको हम बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलैरिटी। एग्जाम्पल डिफाइन कर, नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज में लिख सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। collide each other to form product. Is called its molecularity. जितना स्पीसीज में एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में टकराएगा एक ही समय पे, उसी को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलैरिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं PCl5 आपस में बेक के PCl3 और Cl2। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट में कितना स्पीसीज है? PCl5, एक ही स्पीसीज है, एक ही है PCl5। हम ये नहीं सोचेंगे PCl5, एटम को नहीं काउंट करेंगे। PCl5 एक मॉलिक्यूल है, तो हम इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? 1। एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम इसका देखेंगे, दो सल्फर डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है। कितना रिएक्टेंट है? 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है। 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलैरिटी चेक करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर, एक हम लोग बाई मॉलिक्यूलर का भी ले लेते हैं, HI डिकम्पोज होगा, H2 और I2 में टूटेगा। यहाँ पर कितना रिएक्टिंग स्पीसीज है? मतलब 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, कोलिजन इसी दोनों का आपस में होगा, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी जो बोलेंगे कितना हो जाएगा? 2। बाई मॉलिक्यूलर, ये बाई मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नोट लिखेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी नेवर भी 0, कभी 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता,
और इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कभी ज़ीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव और इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और नोट 2 लिखेंगे, मॉलिक्युलरिटी greater than 3 rarely observed। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल से। हम ये कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिएक्टेंट 3 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं, रिएक्टेंट 3 से ज़्यादा हो सकता है। एक बार में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेगा। मॉलिक्युलरिटी का मतलब ये है कि रिएक्टेंट स्पीसीज तो 3 से बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि बहुत सारा रिएक्टेंट स्पीसीज है, किसी का मॉलिक्युलरिटी 5 आ जाए तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उसका मॉलिक्युलरिटी 5 है। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है A, 2A 3B लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट बना है, तो हम यहाँ मॉलिक्युलरिटी को 5 नहीं बोलेंगे, 2 + 3 5। ऐसा इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये देखा गया है कि रिएक्टेंट 3 से ज़्यादा स्पीसीज जब होता है तो बहुत मुश्किल से होता है कि वो तीनों एक ही टाइम पर या 3 से अधिक मॉलिक्यूल या एटम्स या आयंस एक ही टाइम पर कोलाइड करें। मतलब मॉलिक्युलरिटी ये कहता है कि एक ही टाइम पर कोलिजन हो रहा है कि नहीं। जितना मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पर एक साथ कोलिजन होगा वही उसका मॉलिक्युलरिटी होगा। मतलब मॉलिक्युलरिटी में हम ये नहीं कहेंगे, हो सकता है कि ये सिंगल स्टेप्स रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन हो। मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन होगा तो हर स्टेप्स में कोलिजन अलग होगा। हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं इसको 2A एक B के साथ कोलाइड कर रहा होगा, फिर 2A A to B फिर दूसरे B के साथ कोलाइड कर रहा होगा, तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी 2 स्टेप में हो गया। मान लेते हैं स्टेप 1, ये स्टेप 2, तो इसका मॉलिक्युलरिटी 3 हो गया, इसका मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया, ठीक है। तो हर स्टेप्स, जितने स्टेप्स में रिएक्शंस होगा उतने स्टेप्स में मॉलिक्युलरिटी देखा जाएगा। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा मुश्किल से ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स 3 से ज़्यादा आपस में एक ही समय पर टकरा नहीं सकता, ठीक है। रेयरली ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं N1A N2B कोई प्रोडक्ट बना है, तो इसका अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट लिखने का तरीका क्या होता है? K × A का पावर X और B का पावर Y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना हो तो X + Y को जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ ऑल concentration term in द रेट लॉ। रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स का जो भी पावर होगा वह उसका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? X + Y, ठीक है। X ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, Y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। ऑर्डर can be determined experimentally। Order can be determined experimentally। Order can be determined experimentally।
ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट लॉ भी एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका कोफिशिएंट, उसका पावर लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर reactant can be negative, but overall order must be पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के लिए, मान लेते हैं ए रिएक्टेंट के लिए या बी रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मतलब मान इसका नेगेटिव होगा तो इसका ज़रूर पॉजिटिव होगा, और ये दोनों मिलाकर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ज़ीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव ओवरऑल नहीं होगा। ओवरऑल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन जब भी होगा तो रिएक्शंस में ओवरऑल ऑर्डर कभी भी ज़ीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट का नेगेटिव हो सकता है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन का हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एलिमेंट्री, अगर हमको पता चल जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर हम उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका डायरेक्ट उसके पावर में लिख लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए एक नोट और हम लिखेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी एलिमेंट्री। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता है, मतलब वो सिंगल स्टेप में नहीं हो सकता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब हम लोग खुद नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ उसी का हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब दिया हो क्वेश्चन में कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, और रिएक्शन जब एलिमेंट्री है इसका मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब उसका हम लोग ऑर्डर एक्सप्रेस कर सकते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम लोग बताए थे। जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि एलिमेंट्री है, ये मान लेते हैं एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है कि नहीं ये गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में तो हम उसको एलिमेंट्री अपने तरफ से कभी मान नहीं सकते। एक बात ये ध्यान में रखना है कि अगर रिएक्शन में क्वेश्चंस में रिएक्शन जब भी दिया हो और ये नहीं बोला हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स मान के ही चलेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर जो होगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा N1 + N2, ठीक है, N1 + N2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर N1 + N2 हो जाएगा अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, क्वेश्चन में गिवन है।
जीरो ऑर्डर कभी भी एलिमेंट्री नहीं होता. ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन बी निगेटिव, बट ओवरऑल रिएक्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं. आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 ख़त्म हो गया. आगे हम लोग रेट लॉ को और रेट ऑफ रिएक्शंस को एक साथ एक्सप्रेस करना देखेंगे. कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे. फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब हम लोग देखेंगे. 2-3 लेक्चर और होंगे उसमें. उसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को ख़त्म करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू.